बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन कासम ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। सलमान अपने साथियों के दरमियान दीवार से टेक लगाए बैठा था। दो खादम उसके पांव दबा रहे थे। मोहम्मद बिन कासम अस्सलाम वालेकुम कहकर अंदर दाखिल हुआ। सलमान ने बेपरवाही से उसके सलाम का जवाब देते हुए पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? मोहम्मद बिन कासम ने उसकी तुरश कलामी से लापरवाही जाहिर करते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं आपके आराम में मखल हुआ। मैं आपको ये बताने आया था कि मैं दमिश्क में एक ज़रूरी पैगाम लेकर जा रहा हूँ। सलमान ने कहा, जाओ, हमने कब रोका तुम्हें? सलमान के साथियों ने उस पर एक कहकहा लगाया, लेकिन मोहम्मद बिन कासम ने अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, हमारे घोड़े बहुत थके हुए हैं और मैं इस चौकी से दो ताज़ा घोड़े लेकर जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत तो ना थी, लेकिन मैंने इस ख्याल से आपकी इजाज़त ज़रूरी समझी कि आप खामखा चौकी के सिपाहियों को बुरा भला कहेंगे। सलमान ने ज़रा अकड़ कर बैठते हुए कहा, अगर तुम्हारे घोड़े थके हुए हैं तो तुम पैदल जा सकते हो। मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, एक सिपाही के लिए पैदल चलना बायसे आर नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द दमिश्क पहुंचना चाहता हूं। तो तुम सिपाही हो, तुम्हारी नियाम में लकड़ी की तलवार है या लोहे की? सलमान के साथियों ने फिर एक कहकहा लगाया। मोहम्मद बिन कासम ने फिर इत्मीनान से जवाब दिया, अगर बाजुओं में ताकत हो तो लकड़ी से भी लोहे का काम लिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तलवार भी लोहे की है और मुझे अपने बाजुओं पर भी भरोसा है। सलमान ने अपने एक साथी की तरफ देखते हुए कहा, साले, ये लड़का बातों में काफ़ी होशियार मालूम होता है। ज़रा उठो, मैं इसके सिपाहियाना जौहर देखना चाहता हूँ। एक गंदमी रंग का कवि हैकल शख्स फौरन उठ खड़ा हुआ और नियाम से तलवार निकालकर आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, मैं राह चलतों के सामने अपनी सिपाहियाना सलाहियतों की नुमाइश करने का आदी नहीं, और ना मेरे पास इतना वक्त है, और अगर वक्त होता भी तो मैं किराए पर कह लगाने वालों से दिल लगी करना एक सिपाही के लिए बायसे आर समझता हूँ। मोहम्मद बिन कासम ये कहकर बाहर निकल आया, लेकिन साले ने आगे बढ़कर तलवार की नोक सामने करते हुए उसका रास्ता रोक लिया और कहा, बेवकूफ़, अगर तुम्हारी उम्र 2-4 साल और ज़्यादा होती तो मैं तुम्हें बताता कि किराए पर कहकहा लगाने वाला किसको कहते हैं। सामने जुबैर एक घोड़े पर सवार दूसरे घोड़े की लगाम थामे हुए था। सुलेमान ने बाहर निकल कर कहा, इसे जाने दो, ये बेचारा खुदा जाने कहाँ से तलवार उठा लाया है। लेकिन वो कौन है? उसने जुबैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे रोको। साले जुबैर की तरफ मुतवज्जे हुआ, लेकिन आंख झपकने में मोहम्मद बिन कासम की तलवार न्याम से बाहर आ चुकी थी। उसने कहा, मालूम होता है कि अयाम जाहलियत के अरब अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन तुम हमें नहीं रोक सकते। साले तलवार की नोक उसके सीने की तरफ बढ़ाते हुए चिल्लाया, अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज और निकला तो मेरी तलवार खून में नहाए बगैर न्याम में। लेकिन उसका फिक्रा पूरा होने से पहले मोहम्मद बिन कासम की तलवार की जुम्बश से हवा में एक सनसनाहट और फिर दो तलवारों के टकराने से झनकार पैदा हुई, और उसके साथ ही साले की तलवार उसके हाथ से छूटकर 10 कदम दूर जा पड़ी, और वो हैरत, निदामत और परेशानी की हालत में अपने साथियों और उसके साथी दम बखुद होकर मोहम्मद बिन कासम की तरफ देख रहे थे। सुलेमान ने अपने साथी की बेबसी को देखकर जोर से कहकहा लगाया, लेकिन मोहम्मद बिन कासम को घोड़े पर सवार होता देखकर कहकहे की आवाज उसके गले में अटक गई और उसने चिल्लाकर कहा, ठहरो। मोहम्मद बिन कासम ने घोड़े की लगाम मोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, आपका साथी बहादुर है, लेकिन तलवार पकड़ना नहीं जानता। मेरा मशवरा है कि अपने साथियों को दमिश्क की नुमाइश में ले जाने से पहले किसी सिपाही के सुपुर्द करें। यह कहकर मोहम्मद बिन कासम ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी और दोनों आन की आन में दरख्तों के पीछे गायब हो गए। साले गुस्से से अपने होंठ काटता हुआ अस्तबल की तरफ भागा। सलमान ने कहा, बस अब रहने दो, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक नौजवान लड़का हम सब का मुंह चिढ़ाकर निकल गया। रास्ते में जुबैर ने मोहम्मद बिन कासम से कहा, देख लिया शहजादा सलेमान को? मैं आपको यह भी बता दूं कि वो खिलाफत का उम्मीदवार भी है। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, खुदा मुसलमानों को शर से बचाए। जुबैर ने कहा, मोहम्मद, आज मैंने पहली दफा तुम्हारे चेहरे पर जलाल देखा है। तलवार निकालते वक्त तुम अपनी उम्र से कई साल बड़े मालूम होते थे। और जानते हो वो शख्स जिसे तुमने मगलूब किया है वो कौन था? वो साले था। करीबन 1.5 साल हुआ मैंने उसे कूफा में देखा था। उसे तेग जनी में अपने कमाल पर नाज है, लेकिन आज उसका गुरूर उसे ले डूबा। दमिश्क की जामिया मस्जिद में नमाज असर अदा करने के बाद मोहम्मद बिन कासम और जुबैर कसरे खिलाफत में दाखिल हुए। खलीफा वलीद के दरबान ने उनकी आमद की इतला पाते ही उन्हें अंदर बुला लिया। वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने यके बाद दीगरे उन दोनों को सर से पांव तक देखा और पूछा, तुम में से मोहम्मद बिन कासम कौन है? मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, मैं हूँ। हाजरीन दरबार, जिनकी निगाहें जुबैर पर मरकूज हो चुकी थी, हैरत ज़दा होकर मोहम्मद बिन कासम की तरफ मुतवज्जे हुए
और उनकी खामोश निगाहें आपस में सरगोशियां करने लगी। हिजाज बिन यूसुफ के गुज़िश्ता मकतूब से खलीफा वलीद को मालूम हो चुका था कि मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल नौजवान है, लेकिन उसके बावजूद वो भी दरबारियों की तरह जुबैर को ही हिजाज बिन यूसुफ का होनहार भतीजा समझ रहा था और 16-17 साल नौजवान को कतीबा के लश्कर के हरावल दस्ते का सलार आला तस्लीम करने के लिए तैयार न था। आंखों के इशारों के साथ अहले दरबार की जुबानें भी हिलने लगी और वलीद ने अचानक महसूस करते हुए कि उसके खानदान के सबसे बड़े मोहसिन हिजाज बिन यूसुफ के मुतल्लिक कुछ कहा जा रहा है, मसनद से उठकर मोहम्मद और जुबैर से मुसाफा किया और उन्हें अपने करीब बिठाते हुए कहा, वो मुजाहिद जिसके मुतल्लिक हिजाज बिन यूसुफ जैसा मर्दम शनास और कतीबा बिन मुस्लिम जैसा सिपा सलार इस कदर बुलंद राय रखते हूँ, मेरे लिए यकीनन काबिल एहतराम है। फिर उसने मोहम्मद बिन कासिम से मुखातब होकर पूछा, ये तुम्हारा बड़ा भाई है? नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये जुबैर है। वलीद ने जुबैर की तरफ गौर से देखते हुए कहा, मैंने शायद पहले भी तुम्हें देखा है, शायद तुम सरंदीब के एलजी के साथ गए थे, तुम कब वापस आए और वो बच्चे कहाँ हैं? खलीफा की तरह हाजरीन दरबार की तवज्जो भी जुबैर पर मरकूज हो गई और बाज ने उसे पहचान लिया। जुबैर का तजब्जुब देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने जल्दी से हिजाज बिन यूसुफ का हाथ पेश करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम एक नहायत ज़रूरी पैगाम लेकर आए हैं, आप मुलाहजा फरमा लें। वलीद ने खत खोल कर पढ़ा और कुछ देर सोचने के बाद हाजरीन दरबार से मुखातब होकर कहा, सिंध के राजा ने हमारा जहाज लूट लिया है, सरंदीब से आने वाली बेवाओं और यतीम बच्चों को कैद कर लिया है। जुबैर, तुम अपनी तमाम सरगुज़िश्त खुद सुनाओ। जुबैर ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम वाक़यात बयान किए, लेकिन दरबार में जोशो खरोश की बजाय मायूसी के आसार पाकर एहतताम पर उसकी आवाज़ बैठ गई और उसने जेब से रुमाल निकालकर खलीफा को पेश करते हुए कहा, अबू अल हसन की बेटी ने यह खत खून से वालिय बसरा के नाम लिखा था। हिजाज बिन यूसुफ की तरह वलीद भी यह खत पढ़कर बेहद मुतासर हुआ। उसने अहले दरबार को सुनाने के लिए खत को दूसरी बार बुलंद आवाज में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चंद फिक्रे पढ़ने के बाद उसकी आवाज रुक गई। उसने मकतूब मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में देते हुए कहा, यह तुम पढ़कर सुना दो। मोहम्मद बिन कासिम ने सारा खत पढ़कर सुनाया। मजलिस का रंग बदल चुका था। हाजरीन में से अक्सर के चेहरे ये जाहिर कर रहे थे कि जज्बात का तूफान अकल की मसलहतों को मगलूब कर चुका है, लेकिन वलीद को खामोश देखकर सबकी जुबानें गूंग थीं। शहर का उम्र रसीदा काजी देर तक इस खामोशी को बर्दाश्त ना कर सका। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब आपको किस बात का इंतजार है? ये सोचने का मौका नहीं, पानी सर से गुजर चुका है। वलीद ने पूछा, आपकी क्या राय है? काजी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, फर्ज के मामले में राय से काम नहीं लिया जाता। राय सिर्फ उस वक्त काम दे सकती है जब सामने दो रास्ते हों, लेकिन हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। वलीद ने कहा, मैं आप सब की राय पूछता हूँ। एक ओहदेदार ने कहा, हम में से कोई भी उल्टे पांव चलना नहीं जानता। वलीद ने कहा, लेकिन हमारे पास अफवाज कहाँ हैं? मूसा बिन नुसैर का पैगाम आ चुका है कि वो उंदलस पर हमला करना चाहता है। दूसरी तरफ तुर्किस्तान में इराक की तमाम अफवाज को कतीबा बिन मुस्लिम अपने लिए काफ़ी नहीं समझता। हमें नया महाज खोलने के लिए या तो उनमें से एक महाज कमज़ोर करना पड़ेगा या कुछ और मुद्दत इंतज़ार करना पड़ेगा। काजी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, ये खत सुनने के बाद हम में से कोई ऐसा नहीं जो इंतज़ार का मशवरा दे। अगर आप ये मामला अवाम के सामने पेश करें तो मुझे उम्मीद है कि सिंध की मुहिम के लिए तुर्किस्तान या अफ्रीका से अफवाज मंगवाने की ज़रूरत पेश ना आएगी। वलीद ने कहा, अगर आप अवाम को जहाद के लिए आमादा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो मैं अभी ऐलान जहाद करने के लिए तैयार हूँ। काजी मुतज़ब्ज़ब सा होकर अपने साथियों की तरफ देखने लगा। वलीद ने कहा, मैं अवाम से मायूस नहीं, मुझे सिर्फ ये शिकायत है कि हमारा अहलुल राय तबका खुद गर्ज और खुद पसंद हो चुका है। आप जानते हैं, जब मूसा बिन नुसैर ने अफ्रीका में पेशकदमी की थी तो ऊंचे तबके के कई आदमियों ने हमारी मुखालफत की थी। जब कतीबा ने जमुर्द पर हमला किया था तो मेरे अपने ही भाई सुलेमान ने मुखालफत की थी। ये हमारी बदकिस्मती है कि बाअसर तबके में जो लोग कुछ मुखलिस हैं वो काहिल और तन आसान हैं और घरों में बैठे रुए ज़मीन पर गलबा इस्लाम के लिए अपनी नेक दुआओं को काफ़ी समझते हैं। अगर आप सब आवाम तक पहुँचने की कोशिश करें तो चंद दिनों में एक ऐसी फ़ौज तैयार हो सकती है जो ना सिर्फ सिंध बल्कि तमाम दुनिया की तस्हीर के लिए काफ़ी हो। लेकिन बुरा ना माने, आप थोड़ी देर के लिए मुतासर हुए हैं और 1 या 2 दिन आवाम को बल्कि अपने जैसे ऊंचे तबकों के बेअमल लोगों को यह खबर सुनाने में एक लज़्ज़त महसूस करेंगे। सिंध के जालिम राजा को बुरा भला कहेंगे और उसके बाद बनी इसराइल की तरह दुनिया और आकबत का बोझ खुदा के सर थोम कर आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आमतुल मुस्लिमीन अभी तक जिंदा हैं। अगर आप ऊंचे तबके की तफरीही मजालिस की बजाय दमिश्क के हर घर में जाना, अवाम में बैठना और उनसे बातें करना गवारा करें तो सिंध के असीर जो कैद खाने की दीवारों से कान लगाए खड़े हैं
बहुत जल्द हमारे घोड़ों की टापें सुन सकेंगे और खुदा उस लड़की को जिंदगी और सेहत दे। वो अपनी आंखों से देखेगी कि हमारी तलवारें कुंद नहीं हुई। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, अगर अमीरुल मोमिनीन मुझे इजाज़त दें तो मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। वलीद ने कहा, तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद बिन कासम के बाद दरबार के हर ओहदेदार ने वलीद को नई फौज भर्ती करने का यकीन दिलाया और यह मजलिस बर्खास्त हुई। इशा की नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासम और ज़ुबैर आपस में बातें कर रहे थे। एक एलची ने आकर यह पैगाम दिया कि अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद बिन कासम को बुलाते हैं। मोहम्मद बिन कासम सिपाही के साथ चला गया और ज़ुबैर अपने बिस्तर पर लेटकर कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद ऊँघते ऊँघते सपनों की हसीन वादी में खो गया। दमिश्क से कोसों दूर वो नाहिद की तलाश में सिंध के शहरों में भटक रहा था। कलों के फसीलों और कैद खानों के दरवाजे तोड़ रहा था, कैदियों की आहनी बेड़ियां खोल रहा था। नाहिद की स्याह और चमकदार आंखों के आंसू पोंछते हुए कह रहा था, नाहिद, मैं आ गया हूँ, तुम आज़ाद हो। तुम्हारा जख्म कैसा है? देखो, बरहमानाबाद के कले पर हमारा झंडा लहरा रहा है। और वो कह रही थी, ज़ुबैर, मैं अच्छी हूँ, लेकिन तुम देर से आए, मैं मायूस हो चुकी थी। मीठे और सुहाने सपने का तसलसल टूट गया। वो देख रहा था कि वह इंतहाई बेकसी की हालत में पाया जंजीर खड़ा है। राजा के चंद सिपाही नंगी तलवारें उठाए उसके चारों तरफ खड़े और बाकी नाहिद को पकड़कर कैद खाने की तरफ ले जा रहे हैं। और वह मुड़ मुड़ कर मुल्तजी निगाहों से उसकी तरफ देखती है। नाहिद के पांव अंदर रखते ही कैद खाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो सख्त जद्दोजहद के बाद अपने हाथों और पांव की जंजीरें तोड़कर सिपाहियों को धकेलता मारता और गिराता हुआ कैद खाने के दरवाजे तक पहुंचता है और उसे खोलने की जद्दोजहद करता है। ज़ुबैर ने नाहिद नाहिद कहते हुए आंखें खोली और सामने मोहम्मद बिन कासम को खड़ा देखकर फिर बंद कर ली। मोहम्मद बिन कासम उसे ख्वाब की हालत में हाथ पांव मारते और नाहिद का नाम लेते हुए सुन चुका था। ताहम उसने उसे गुफ्तगू का मौजू बनाना मुनासिब ना समझा और चुपके से अपने बिस्तर पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ज़ुबैर ने दोबारा आंखें खोली और कहा, आप आ गए? मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, हाँ, मैं आ गया हूँ। और फिर कुछ सोचकर पूछा, आप नेज़ाबाजी और तेग जनी में कैसे हैं? ज़ुबैर ने जवाब दिया, मैंने बचपन में जो खिलौना पसंद किया था वो कमान थी, और जब घोड़े की रकाब में पाँव रखने के काबिल हुआ, मैंने नेज़े से ज़्यादा किसी और चीज़ को पसंद नहीं किया। रही तलवार, उसके मुतल्लिक किसी अरब से ये सवाल करना कि तुम उसका इस्तेमाल जानते हो या नहीं, उसके अरब होने में शक करने के मुतरादिफ है। आप यकीन रखिए, मेरी तरबियत आपके माहौल से मुख्तलिफ माहौल में नहीं हुई। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, यह कल मेरा और आपका इम्तिहान है। अमीरुल मोमिनीन ने मुझे इसीलिए बुलाया था। उनकी ख्वाहिश है कि हम दोनों फ़नून हरब की नुमाइश में हिस्सा लें। अगर हम मुकाबले में दूसरों पर सबकत ले गए तो दमिश्क के लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और हमें जहाद के लिए तबलीग का मौका मिल जाएगा। अमीरुल मोमिनीन की ख्वाहिश है कि हमारा मुकाबला सुलेमान और उनके साथियों से हो। ज़ुबैर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन का ख्याल दुरुस्त है। खुदा ने हमारे लिए ये अच्छा मौका पैदा किया है, लेकिन मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि आप साले और सुलेमान के मुतालिक गलत अंदाज़ा ना लगाएं। रास्ते में आपके हाथों उसका मात खा जाना एक इत्तफाक की बात थी। वो दोनों नेज़ाबाजी में अपनी मिसाल नहीं रखते। ताहम मैं तैयार हूँ। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, हमें अपनी बड़ाई मकसूद नहीं, हम एक अच्छे मकसद के लिए नुमाइश में हिस्सा लेंगे। खुदा हमारी मदद ज़रूर करेगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि वो हमें बेहतरीन घोड़े देंगे। सुलेमान बिन अब्दुल मलक ने एक कादावर आयना के सामने खड़े होकर ज़िरा पहनी और खुद सर पर रखते हुए अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, क्यों साले, मैं आम लिबास में अच्छा मालूम होता हूँ या सिपाहियाना लिबास में? साले ने जवाब दिया, खुदा ने आपको ऐसी सूरत दी है जो हर लिबास में अच्छी लगती है। सुलेमान आईने की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर कुछ सोचकर बोला, मुझे उस लड़के की सूरत पर रश्क आ गया था। वो नुमाइश देखने ज़रूर आएगा। अगर तुम में से किसी को मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आओ। वो एक होनहार सिपाही है और मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। साले ने ऐसे महसूस किया कि सुलेमान उसकी दुखती रग पर नश्तर चबो रहा है। वो बोला, आप मुझे ज़्यादा शर्मिंदा ना करें। उस वक़्त तलवार पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत ना थी और यह बात मेरे वहम में भी ना थी कि वो मेरी लापरवाही से फ़ायदा उठाएगा। सुलेमान ने कहा, अपने मद्दे मुकाबल को कमज़ोर समझने वाला सिपाही हमेशा मात खाता है। खैर, ये तुम्हारे लिए अच्छा सबक था। अच्छा ये बताओ, आज हमारे मुकाबले में कोई आएगा या नहीं? साले ने जवाब दिया, मुझे ये तवक्को नहीं कि कोई आपके मुकाबले की जुर्रत करेगा। गुज़िश्ता साल नेज़ाबाजी में तमाम नामवर सिपाही आपके कमाल का एतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन मुझसे खुश ना थे। सुलेमान ने कहा। साले ने कहा, इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप उनके भाई हैं और वो ये जानते हैं
کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی ولی عہدی کے راستے میں رکاوٹ ہوگی، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو جگہ آپ پیدا کر چکے ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلیمان نے کہا، لیکن میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حجاج بن یوسف ہے۔ وہ عراق پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھتیجا مسند خلافت پر بیٹھے۔ صالح نے کہا، خدا میرے بھائی کے قاتل کو غارت کرے، مجھے یقین ہے کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ نہ آپ کے بھائی میں ہیں نہ کسی اور میں۔ آپ گزشتہ سال فنون حرب کی نمائش میں نام پیدا کر کے اپنا راستہ صاف کر چکے ہیں۔ رائے عامہ خلافت کے معاملے میں آپ کی حق تلفی گوارا نہ کرے گی۔ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں، اور صالح نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، نمائش شروع ہونے والی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہسواری میں غیر معمولی مہارت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ سرداری، عزت، شہرت اور ناموری کا سب سے بڑا معیار یہی تھا۔ صحرا نشینوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعر اسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار کا بہترین تصور پیش کر سکتا ہو، جسے اپنے سوار افطار گھوڑے کے سمو کی آواز کسی صحرائی دوشیزہ کے کہکہوں سے زیادہ متاثر کرتی ہو، جس کے لیے دور سے محبوبہ کے محمل اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے شاہسوار کی جھلک یکساں طور پر جاذب نگاہ ہو۔ اسلام نے عربوں کی انفرادی شجاعت کو صالحین کی ناقابل تسخیر قوت میں تبدیل کر دیا۔ روم و ایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے فنون حرب میں اضافہ ہوتا گیا۔ خالد اعظم کے زمانے میں صف بندی اور نقل و حرکت کے پرانے طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوئیں۔ عربوں میں زرہ پہننے کا رواج پہلے بھی تھا، لیکن روم کی جنگوں کے دوران زرہیں اور خود سپاہیانہ لباس کے اہم ترین جزو بن گئے۔ قلعہ بند شہروں کے طویل محاصروں کے دوران کسی ایسے آلے کی ضرورت محسوس کی گئی جو پتھر کی دیواروں کو توڑ سکتا ہو، اور اس ضرورت کا احساس منجنیق کی ایجاد کا باعث ہوا۔ یہ ایک لکڑی کا آلہ تھا جس سے بھاری پتھر کافی دور پھینکے جا سکتے تھے۔ اس کی بدولت حملہ آور افواج قلعہ بند تیر اندازوں کی ذات سے محفوظ ہو کر شہر پناہ پر پتھر برسا سکتی تھی۔ اس کا خیال کمان سے اخذ کیا گیا تھا، لیکن چند سالوں میں آلات حرب کے ماہرین کی کوششوں نے اسے ایک نہایت اہم آلہ بنا دیا تھا۔ قلعہ بند شہروں کی تسخیر کے لیے دوسری چیز جسے عربوں نے بہت زیادہ رواج دیا، یہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے نیچے پہیے لگائے جاتے تھے۔ چند سپاہی لکڑی کے تختوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے اور چاند اسے دھکیل کر شہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے۔ پیادہ سپاہی اس کی پناہ میں آگے بڑھتے اور اس سے سیڑھی کا کام لے کر فصیل پر جا چڑھتے۔ کھلے میدان میں پیادہ فوج کی طرح عرب سوار بھی ابتدا میں تلوار کو نیزے پر ترجیح دینے کے عادی تھے، لیکن آہن پوش سپاہیوں کے مقابلے میں انہوں نے نیزے کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا، اور چند سالوں میں عرب کے طول و عرض میں تیر اندازی اور تیغ زنی کی طرح نیزہ بازی کا رواج بھی عام ہو گیا۔ شام کے مسلمان روم کی قربت کی وجہ سے زیادہ متاثر تھے، اور یہاں نیزہ بازی کو آہستہ آہستہ تیغ زنی پر ترجیح دی جانے لگی تھی۔